This conference will now be recorded. तो हेडिंग बनाएंगे हम आज मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में अंग्रेजों की बंगाल विजय से। और इसको पढ़ने से पहले याद रखेंगे कि अंग्रेजों का भारत में क्या क्या काम हो चुका है इस समय तक आते आते, है ना, या इसके समानांतर अंग्रेज भारत में क्या क्या कर रहे हैं, उन चीजों को भी आप याद में रखिए, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको 3 पार्ट तैयार कर लें आप, जिसमें पहले हम पढ़ चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, पहला। दूसरा, बंगाल के नवाब कौन कौन हैं। और तीसरा, वे परिस्थितियां, कंडीशंस जिनकी वजह से अंग्रेज वहां पर स्थापित हो पाए। ठीक है, तो बंगाल तो बहुत बड़ा है, इसलिए अंग्रेजों ने एक एक करके वहां अपना एरिया या एक्विजिशन किया हुआ है, जिसकी शुरुआत 1651 में हुगली में मानी जाती है ना, क्योंकि कंपनी ने पहली बार वहीं अपनी फैक्ट्री लगाई है। इसके बाद पटना, कासिम बाजार और कलकत्ता, आपने देखा था कि अंग्रेजों ने 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना कर दी थी, जहां पर फोर्ट विलियम उनका एक किला बंद यानी फोर्टेड कमर्शियल प्लेस है, और यही उनका सबसे बड़ा प्लेस भी माना जाता है। ठीक है, बंगाल टेरिटरी में तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स क्या चाहेंगे कि वहां ट्रेड फ्री व्यापार करने का राइट मिलना चाहिए उन्हें। इसके लिए वो लगातार कोशिश जारी रखेंगे अपनी। ऐसी स्थिति में बंगाल के शासक 2 तरह के हैं। एक, मजबूत मजबूत कहने का आशय सीधा ये है कि इनके रहते हुए ब्रिटिशर्स को बंगाल में अपने पैर जमाने का मौका नहीं मिला। और फिर कमजोर नवाब वो हैं जिनकी गलतियां हों या उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई और फिर उनको हटाकर अंग्रेजों ने या उनके द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कब्जे में लिया। ठीक है, तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन और अली वर्दी खान, और बाद के सिराज उद दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। ठीक है, सिराज उद दौला 1656 से शुरू करेगा, 57 तक रहेगा। तो कहने का मतलब कंपनी अपना प्रभाव कब जमा पाएगी, 1756 से जमाना शुरू कर पाएगी। ठीक है, तो एक आउटलाइन आपका तैयार हो गया होगा, इसे नोट कर लेंगे। इसी आउटलाइन के आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार कर लेते हैं, फिर वो मेंस में देखेंगे हम। तो ये स्लाइड आपने नोट कर ली होगी। अब हम दूसरी स्लाइड की ओर जा रहे हैं। नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर, कर लिया। जो लोग बाद में आए हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो वो नोट कर लेंगे। ठीक है, ले लिया सर। cool।
अगली स्लाइड आप देखें और कुछ चीजें और नोट कर लेंगे। ठीक है, कल टेलीग्राम वाले ग्रुप में हम लोगों ने इंग्लिश में कुछ नोट्स डाले हैं, तो अमीषा और हिमांशु पढ़ के देखे आप लोगों ने? सर बीच बीच के पढ़े थे, एकदम शुरू से नहीं पढ़े। ठीक ये है, सब मैंने पहला वाला पढ़ा था। एक बार देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है, ओके यस सर। सर। तो शुरू करते हैं। बंगाल डिटेल में सबसे धनी प्रांत है, ये याद रखना है आप। धनी होने का कारण क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा रीजन। इस वजह से विद्रोह का शहर कहते थे बंगाल को। बंगाल का राजधानी पहले लखनौती हुआ करती थी, और लखनौती को विद्रोह का शहर कहते थे। क्यों कहते थे विद्रोह का शहर? क्योंकि वो राजधानी दिल्ली से दूर थी और सामंत दिल्ली के राजा वहां पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद और आसान हो गया, तो मुर्शिद कुली खान ने वहां पर अपना शासन शुरू कर दिया। ये वही मुर्शिद कुली खान था जिसको औरंगजेब ने वहां अपॉइंट किया था। ठीक है, और उसमें बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र है। इस आदमी ने अपनी राजधानी इसके बाद आप देखेंगे इसने क्या किया। सबसे अच्छा काम जो क्वेश्चन बनता है, बंगाल की राजधानी मैंने बताया लखनौती थी, बाद में क्या बनी? ढाका, और ढाका से मुर्शिदाबाद, ये याद रखना। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हो गई। ठीक है, उसने क्या किया, इससे कोई प्रश्न आपके लिए तैयार नहीं होगा। इसके बावजूद उसने कभी भी मुगलों को विरोध नहीं किया, मतलब अपने साम्राज्य बनाकर भी उसने टैक्स और गिफ्ट भेजे हैं मुर्शिद कुली खान। हाँ, ये अलग बात है कि बंगाल में बाद में एक कुलीन एलीट क्लास आई थी, उसको जन्म दिया इसी ने। ये अच्छा प्रश्न है जो हमने प्री में डिस्कस नहीं किया था, आप डिस्कस करेंगे। तो कुलीन मतलब एलीट क्लास, और व्यापार को बढ़ावा भी दिया। इसके बाद हम देखेंगे मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के समय में ही इन लोगों का नाम आप याद रखिए जो आगे धोखेबाज बनने वाले हैं। राय रयान, आलमचंद, जगत सेठ, अली वर्दी खां और हाजी अहमद खां, इन लोगों का प्रभाव यहीं से जमना शुरू हो गया। ठीक है, बाद में अली वर्दी खां ही राजा बनने वाला है। ठीक है, उससे पहले छोटी सी एक क्रांति होगी बंगाल में, जिसमें सरफराज को हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब नोट करते जाएं आप लोग। नोट कर लिया होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस नहीं किए थे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने सीधा लिखा था कि मुर्शिद कुली खां के बाद राजा कौन बना? अली वर्दी खां बना था। आज हम ये देख रहे हैं कि इस बीच में सरफराज भी आया है। ठीक है, और सरफराज को अली वर्दी खां ने हटाया।
कौन से वॉर में? गिरिया के वॉर में, या गिरैया के वॉर में। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के हिसाब से अच्छा है। सरफराज का आना और उसे गिरैया के युद्ध में अली वर्दी खां के द्वारा हरा देना। और अली वर्दी खां की मदद कौन करेगा? जगत सेठ करेगा। अली वर्दी खां बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक है, आपने अभी देखा। और इसी ने कहा था कि तुलना की थी कि यूरोपियन शक्तियां किसके समान हैं? बताओ, मैंने बताया था यूरोपियन शक्तियों की तुलना इसने किससे की थी? किसी पक्षी से या जानवर से किससे की थी? या इंसेक्ट से की थी? बताओ किससे की थी? वॉइस आ रही है ना? यस। तो जवाब दो। यूरोपियन शक्तियों की तुलना इसने किससे की? हमने आपको लिखाया था इसने यूरोपियन शक्तियों की तुलना हनी बी यानी मधुमक्खियों से की थी। क्या कहा था? यदि उन्हें आप छेड़ोगे नहीं तो आपको शहद देंगे, और छेड़ेंगे तो काट काट के मार डालेंगे। खैर, अली वर्दी खां के कोई संतान बेटा नहीं है, बेटियां हैं 3, और उन 3 बेटियों में से एक का बेटा सिराजुद्दौला यानी उसका नाती राज नवाब बनेगा। बंगाल के राजा को नवाब कहा गया है। और जब सिराज राजा बना तो उसको किससे लड़ना पड़ा? उसके अपने फुफेरे भाइयों से, सॉरी मौसेरे भाइयों से। तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के चचेरे भाइयों को हराना पड़ा। एक मौसी घसीटी बेगम को हराना पड़ा, और मीर जाफर का विरोध करना पड़ा। और ये मीर जाफर अली वर्दी खां का दामाद भी है, याद रखना। तो हमें मेन कहानी शुरू करनी है सिराजुद्दौला से। तो सिराजुद्दौला के बारे में हेडिंग बनाएं, उसके प्रतिद्वंदी यानी उसके राइवलर्स, उसके विरोधी। आरंभिक विरोधियों में ये 3 आपके सामने रखे गए हैं। इन सबको सेटल करके वो राजा बनता है, नवाब बनता है। उसके दूसरे विरोधी हैं ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स विरोधी क्यों हैं? क्योंकि उसका कारण पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। दस्तक हमने आपको पढ़ाई थी। दस्तक क्या होती थी उस समय? दस्तक क्या थी? सर जो राजा फरमान देता था, मुगल। क्या देता था? मुगल एम्पर जो सर वो फ्री ट्रेड करने की वो दे देता था अनुमति। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो दस्तक याद करो, फर्रुखसियर ने दी थी बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन, रॉयल परमिशन दी थी, जिसको आपने मेग्ना कार्टा के नाम से पढ़ा था। तो उसका दुरुपयोग यानी मिसयूज हो रहा था। मिसयूज कैसे हो रहा था? क्योंकि दस्तक मिली थी कंपनी को ट्रेड करने की, और कंपनी के इस ट्रेड लेटर के बिहाफ पर कंपनी के प्राइवेट एम्प्लॉय भी क्या कर रहे हैं? अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे और टैक्स नहीं देते। ठीक है, ये उसका मिसयूज था। आगे बात समझ में? ठीक है। तो सिराज ने इसको सबक सिखाने के नाम पर अंग्रेजों के कासिम बाजार पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर भी कब्जा किया। फोर्ट विलियम की कहानी 15 जून 1756 की है। उस समय कलकत्ता का गवर्नर ड्रेक नामक आदमी है, जो वहां से भागा कई लोगों के साथ में, और
एक आइलैंड था फुल्टा, वहां पर वो शेल्टर लेता है, लेकिन कुछ लोग पकड़ लिए जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं उनमें से एक बड़ा नाम किसका है? हॉलवेल का है। ठीक है। ड्रेक ने जानकारी किसको दी? मद्रास सेंटर पे क्लाइव को, ऐसा ऐसा हुआ है, आप मदद के लिए आइए। हॉलवेल को क्या किया गया? हॉलवेल के साथ कुछ कैदियों को फोर्ट विलियम के छोटे से कमरे में रख दिया गया। उस छोटे से कमरे में ही कई लोगों की डेथ हो जाएगी, इसलिए काल कोठरी, ब्लैक होल ट्रेजेडी बनेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन ब्लैक होल ट्रेजेडी से बहुत पूछे जाते हैं। किसने किया ये काम? सिराजुद्दौला ने। कहाँ किया? फोर्ट विलियम किले में किया। 446 कैदियों को रखा, स्त्री और बच्चे भी थे, छोटा कमरा था। जून का महीना है, 20 जून की रात, 30 जून की सुबह का ये सीन था। इसमें कई लोग ब्रिटिशर्स मारे गए और कहा जाता है जब उसका कमरा खोला गया तो उसमें केवल 21 लोगों की जिंदा बचे। उनमें से एक आदमी हॉलवेल भी शामिल था। ठीक है। इस घटना को काल कोठरी की ट्रेजेडी कहा जाता है। तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से एक शॉर्ट नोट आप इस पर लिख के दिखाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, ड्रैक ने कहा मैसेज भेजा? रॉबर्ट क्लाइव के पास। वहां से वो चला, और उसका सहायक कौन है इस समय? वॉटसन भी है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चल, फिर क्या हुआ? झगड़ा होगा, नवाब को क्लाइव वापस करना पड़ेगा। ठीक है। और ये सब कैसे होगा? अलीनगर की संधि। अलीनगर उस समय कलकत्ता का नाम था। ठीक है। ये है अलीनगर की संधि तक का कहानी 1757। नवाब इस अपमान को भूलेगा नहीं, तैयारी करता रहेगा। इस बीच में छोटे मोटे झगड़े हुए भी। इधर सोच के रखना और समझ के भी कि क्लाइव भी चुपचाप नहीं बैठने वाला। क्लाइव को पता है कि नवाब फिर से अटैक करेगा। नवाब को पता है कि क्लाइव चुपचाप नहीं बैठेगा, लेकिन क्लाइव ने जो किया उसकी उम्मीद नवाब को नहीं थी। क्लाइव ने क्या किया? नवाब के दुश्मनों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्लाइव को डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ना था, क्योंकि क्लाइव डायरेक्ट युद्ध लड़ने की स्थिति में था भी नहीं। ठीक है। तो उसने युद्ध जैसा माहौल बनाया जरूर, लेकिन एक षड्यंत्र तैयार किया। नवाब के जो सहयोगी और विश्वास पात्र थे, लेकिन जो बाद में धोखा देंगे, उनको मिलाकर एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के बाद नवाब को चैलेंज कर दिया गया। इसी चैलेंज को क्लासिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आज मेंस का ये दूसरा प्रश्न होगा। पहला प्रश्न आपने देखा काल कोठरी की घटना। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्लासिक युद्ध की वजह से का युद्ध है, जिसमें हम हमेशा कोई युद्ध तैयार करते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम कारण बताते हैं, लीडर कौन कौन है ये बताते हैं, इमीडिएट बैकग्राउंड क्या था वो उस पर बात करते हैं, और कंसिक्वेंसेस देखते हैं। ठीक है। प्लेस भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्लासी का युद्ध एक गांव में प्लासी, जो नदिया जिले में, गंगा नदी यानी भागीरथी के किनारे पर बंगाल में था। ठीक है। तो जगह का नाम हो।
ठीक है, युद्ध हुआ, डेट बहुत जरूरी है, 23 जून की, यानी काल कोठरी के लगभग 1 साल बाद की कहानियां सब तैयार है। नवाब के साथ सबने धोखा किया, लेकिन 2 लोगों ने धोखा नहीं किया, मीर मदान और मोहनलाल। कश्मीरी युवक हैं, ये नवाब के साथ लड़ते रहे, जबकि बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने सिंगल एक गोली भी नहीं दागी और वो सब धोखा देकर भाग गए। ठीक है, नवाब को ने देखा कि जब वो घिर गया है और मरने वाला है तो भागा, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन ने मार दिया उसे। मीर जाफर का बेटा कौन है इस समय? मीरन, उसने नवाब को हत्या कर दी। ठीक है, तो ये है प्लासी के युद्ध का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सब कुछ नोट हो गया होगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कुछ स्टोरी जोड़ने वाले हैं, है ना। उसके लिए मैं आपकी स्लाइड बंद कर रहा हूँ। तो एक प्रश्न लिख लीजिए, अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे जीता? किन परिस्थितियों में या किन परिस्थितियों ने, कंडीशंस ने ब्रिटिशर्स की मदद की? ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विजय कैसे की, तो बंगाल विजयों में 2 विजय रखनी है आपको, प्लासी और बक्सर की। प्लासी आप देख चुके हैं। ठीक है, प्लासी के युद्ध को फिर से एक बार हमें मेंस के हिसाब से देखना है। तो प्लासी युद्ध में अगर आप आंसर लिखना है जो आपने अभी देखा प्री के हिसाब से, अब मेंस के हिसाब से आप देखेंगे तो युद्ध पूर्व की स्थिति दिखाएंगे थोड़ी सी। युद्ध पूर्व की स्थिति में क्या क्या शामिल होगा? कालकूटरे की घटना शामिल होगी। फिर दिखाएंगे युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे धोखा दिया गया, किन किन ने सहयोग दिया, युद्ध का कारण भी, परिणाम भी, और एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि क्या वाकई ही ये युद्ध था या कॉन्स्पिरेसी थी, ये भी हम जोड़ेंगे। तो लगभग 4 या 5 हेडिंग में आपका ये प्रश्न तैयार होगा। ठीक है, तो जैसा आपने दिखाया कि बैकग्राउंड क्या था प्लासी के वॉर का, तो प्लासी के वॉर का बैकग्राउंड दस्तक के दुरुपयोग का विरोध करते हुए जब नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया, ठीक है, तो क्लाइव जैसे लोगों ने इसका विरोध किया और ये माना कि बंगाल उनके लिए बहुत जरूरी है, बिना बंगाल के अंग्रेजों का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, ये क्लाइव का मानना। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स या क्लाइव किसी भी तरीके से फोर्ट विलियम पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, और उन्हें पता था कि अगर फोर्ट विलियम को स्थायी रूप से कब्जे में रखना है तो नवाब को हटाना ही होगा, और हटाने के लिए कोई वॉर नहीं लड़ना था, ये भी क्लाइव जानता है, क्योंकि कंपनी का काम भारत में व्यापार करना था, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं था।
या भारत के स्थानीय शक्तियों के खिलाफ युद्ध करना अभी तक उनके लिए अलाउ नहीं था। ठीक है कहानी। अब यहाँ एक का प्रश्न बनेगा कि जब अंग्रेज फोर्ट विलियम छोड़कर चले गए तो नवाब वापस अपने राजधानी में आ गया था। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। तो नवाब वहां पर किसको इंचार्ज बनाकर आया था फोर्ट विलियम का अपनी तरफ से, जो बाद में अंग्रेजों का साथ देगा? बता सकते हो? किसे इंचार्ज बनाकर आया था? आपको जवाब देना है माणिक चंद। सर किसको? माणिक चंद फोर्ट विलियम का इंचार्ज था। ठीक है। एक प्रश्न और बनेगा, प्लासी के युद्ध का इमीडिएट रीजन क्या था? तो आप लिखेंगे चंद्रनगर पर कब्जा। चंद्रनगर आपने देखा था, याद करो, फ्रांसीसी पढ़े थे आपने, उन्होंने स्थापना की थी चंद्रनगर की। इसका मतलब यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा है। ठीक है। और फ्रांसीसी नवाब के अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो टैक्स देते हैं, दस्तक का मिसयूज नहीं करते। ठीक है। जब ब्रिटिशर्स ने चंद्रनगर पर कब्जा किया तब नवाब को युद्ध के लिए तैयार होना था। तो अगर पूछे कि प्लासी युद्ध का तात्कालिक इमीडिएट कंटेम्पररी रीजन क्या है, तो कई सारे रीजन है, लेकिन यहाँ रीजन आप क्या देंगे? चंद्रनगर, फ्रांसीसी जो हैबिटेट्स थी, बस्ती थी, उस पर कब्जा करना। ये भी मेंशन करें आप अपने आंसर में। ठीक है। अब क्लाइव की वो कहानी लिखेंगे इस युद्ध में कि उसने किस तरह से नवाब के सहयोगियों को, एसोसिएट्स को अपनी ओर मिलाया और एक उनसे एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट मीर जाफर को, जो सेनापति था, उसको नवाब का लालच दिया गया कि आपको नवाब बनाएंगे। ठीक है। जगत सेठ, जो कलकत्ता का बैंकर था, सेठ था, उसको आधा खजाना देने की बात हुई थी। अन्य लोगों में अमीन चंद, माणिक चंद, आपको माणिक चंद याद होगा, जो फोर्ट विलियम का इंचार्ज बना दिया गया था, और घसीटी बेगम। इन सबको कुछ ना कुछ लालच दिया गया और बदले में कहा गया कि आप हमें सहयोग करेंगे। इन सबको क्लाइव से किसने मिलवाया? प्री का प्रश्न है, यूपीएससी पूछ चुका है संभवतः। तो वाटसन आपको याद होगा, अभी वाटसन लिख कर आए थे पीछे। वाटसन ने ये काम किया, उसने सारी जानकारी क्लाइव को दी और क्लाइव के माध्यम, उस वाटसन के माध्यम से क्लाइव ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। ठीक है। प्लासी का युद्ध का 23 जून को लड़ा गया। तो थोड़ा सा सेना के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि नवाब की सेना के पास लगभग 50,000 सैनिक थे, क्लाइव के पास केवल 2200। जाहिर सी बात है, क्लाइव लड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है, वो एक कॉन्स्पिरेटर है यहाँ पर। ठीक है। मीर जाफर ने धोखा दिया और कहा कि आपको खतरा है, इसलिए आप वापस मुर्शिदाबाद चले जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगा।
नवाब भागा और भागते हुए नवाब को मीरन ने मार दिया। ठीक है, ये युद्ध था। युद्ध के कारण आपको दिखाने हैं, कुछ को आप जानते हैं, जैसे दस्तक का दुरुपयोग। दूसरा, ये आपने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे, नवाब के मना करने के बावजूद फोर्ट विलियम की किलाबंदी, यानी फोर्ट विलियम की तरफ चारों ओर दीवार बनाना और उन वॉल्स पर तोपें यानी आर्टलरी को प्लेस करना। इसके मतलब था कि वो युद्ध की तैयारी करेंगे। तीसरा, नवाब के अपोनेंट्स को क्लाइव के द्वारा सपोर्ट करना, उनका यूज करना। और चौथा आपको भी बताया, चंद्रनगर फ्रांसीसी एरिया पर कब्जा करना। ये इमीडिएट रीजन था। ठीक है, परिणाम दो तरीके से थे। तात्कालिक परिणाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो नवाब की हत्या और मीर जाफर का राजा बनना, नवाब बनना, ये इमीडिएट रीजन। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म संदर्भ में देखेंगे तो परिणामों को पहले आप पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस देखिएगा। ठीक है, क्या है, कंपनी को यहां से जो लाभ मिला, और लाभ के रूप में आपको पता है क्या मिला था, 24 परगना नामक जो एरिया है उसकी दीवानी के राइट मिले कंपनी को। हरजाना मिला और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से कई सारी भेंटें मिली। तो इस पैसे का प्रयोग आप जानते हैं 59 में, यानी 2 साल बाद ही कंपनी फ्रांसीसियों को हराने में करेगी, आपने पढ़ा। यानी इस युद्ध से प्राप्त आर्थिक लाभों ने कंपनी को पॉलिटिकली भारत में स्थापित करने में मदद की। इसको हम दूसरी भाषा में कहें, दूसरे पॉइंट में, इसका मतलब ये भी है कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और अब एक पॉलिटिकल कंपनी बन गई, क्योंकि वो अब युद्ध लड़ने लगी है। तीसरा जो परिणाम आया, कंपनी ने खुद बंगाल पर कब्जा नहीं किया, बल्कि मीर जाफर, मीर कासिम और उनके बच्चों को बिठाने लगे। इसका मतलब ये था कि बंगाल में वो किंग मेकर की भूमिका में है, किंग मेकर की भूमिका में, यानी वो राजनीति पर कब्जा तो करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जनता उनका विरोध करे। ठीक है, या ये कह लीजिए कि अभी तक उनका उद्देश्य क्या नहीं है, भारत पर कब्जा करना नहीं है, उन्हें अपने व्यापार पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये तो परिणाम थे आपके राजनीतिक। सैनिक परिणाम देखें, जाहिर सी बात है, नवाब की सेना किसकी सेना हो गई है, कंपनी की सेना। यानी बिना किसी खर्चे के अंग्रेजों के पास सैनिक विस्तार हो गया, प्लस जो पैसा मिला उससे कंपनी ने अपनी सैन्य क्षमता को भी बढ़ाया, मिलिट्री पावर को बढ़ाया। इससे उनकी हिंद महासागर में पकड़ मजबूत हुई, यानी जितने उनके पास सेंटर थे वहां उन्होंने सेना को और बढ़ाया और वो मजबूत हुए उन एरिया से। आर्थिक परिणाम देखेंगे, जैसा मैंने भी बताया, 24 परगना की जमींदारी के अधिकार मिले, यानी यहां से वो टैक्स ले सकते थे। दूसरा, जब मीर जाफर नवाब बन गया तो उसने कंपनी को भारत बंगाल में क्या कर दिया,
ट्रेड फ्री कर दिया, मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया, जो पहले से ही था और विस्तृत हो गया वो। किराए से लोगों को बहुत सारा व्यक्तिगत रूप से आर्थिक लाभ हुआ, गिफ्ट और ब्राइड के रूप में। और तीसरा सबसे बड़ा प्रभाव जो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, और वो है भारत से इंग्लैंड की ओर पैसा जाना शुरू होगा, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ यहीं से स्टार्ट होगा। जो पैसा अभी तक इंग्लैंड से भारत की ओर आ रहा था, प्लासी के युद्ध ने वो पैसा ठीक स्थिति बदल दी। अब पैसा वहां से यहाँ नहीं, यहां से वहां जाना शुरू होगा। कैसे वो काम हम आगे देखेंगे। यानी अब यहाँ पर बुलियन नहीं आएंगे, सोना चांदी भारत में नहीं आएगा। क्लियर है। अंत में लिखेंगे, यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने प्लासी के युद्ध को मध्यकाल का समापन, एंड ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री मान लिया है, ये मिडिवल पीरियड मान लिया है। इसी वजह से आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, 1700 भारत में आधुनिक काल की शुरुआत 1757 प्लासी के युद्ध से हुई, ना कि 1707 औरंगजेब के मरने से। पूरा प्रश्न लिखिएगा, आंसर करिए आप। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि मॉडर्न इंडिया 1707 में शुरू हुआ, लेकिन स्टेटमेंट ये कह रहा है यदुनाथ सरकार का कि भारत में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 23 जून 1757 के युद्ध से डिसाइड हुई। क्या आप सहमत हैं? नहीं है तो, और हैं तो कितने सहमत? लिख के दिखा सकते हो उसे? यस सर। और कैसे दिखाओगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। उसके लिए आपको आधुनिक शब्द की परिचय होना चाहिए था। मैं कई बार आधुनिकता शब्द को समझा है, तो आधुनिकता का मतलब होता है नई चीजों का आना, विज्ञान और तर्क का आना। तो जाहिर सी बात है, नई चीज कौन लेकर आएगा? नए लोग लाएंगे। नए लोग कौन है? ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस। कब से शुरू हो रहे हैं? कहने को तो 1608 से शुरू हुए थे, वास्को डी गामा 1498 में शुरू हो गया था, लेकिन वो नई चीजें भारत के लोगों को बदल नहीं पा रही, क्योंकि भारत के लोगों के पास, अंग्रेजों के पास क्या नहीं है? उनसे प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है उनके पास। लेकिन प्लासी युद्ध में ये मौका मिल गया कि अंग्रेज भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करें। ठीक है, तो आपको ये 4 परिवर्तन दिखाने हैं कि यदि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से शुरू हो गए तो मान लिया जाएगा कि ऐसा हुआ, और अगर नहीं माना गया तो आप बताएंगे कि फिर नहीं। क्लियर है? क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है क्रिटिकल एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा जा रहा है वो पूरी तरीके से सही नहीं दिखाना है, आलोचना करनी है और फिर मूल्यांकन करना है कि क्या सही। तो लिखकर दिखाइए आप लोग, अगर आप दिखा देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप कल मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर प्रॉपर तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करवा दूँ। सर कोशिश कर लेंगे एक बार। हाँ, इसलिए मैंने अभी नहीं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लिखें। ठीक है फिर, तो ये प्लासी के युद्ध का सिनेरियो था। अब हम इसमें प्लासी के युद्ध के बाद की स्थितियां देखने जा रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे? प्लासी के युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के बीच की स्थितियां क्या है, ये प्री के लिए है।
प्लासी और बक्सर के युद्ध के बीच की स्थितियां क्या हैं, ठीक है। यानी 1757 से लेकर 64 तक क्या क्या हुआ है, तो लगभग 7 सालों के बीच का इतिहास आपको और देखते हैं। स्लाइड दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो जैसे ही मीर जाफर राजा बना तो आपने देखा कि कंपनी को क्या मिली, 24 परगना की जमींदारी, ठीक है। यहां से लेकर 1760 तक कंपनी ने जम के बंगाल को लूटा और उसका मैनेजमेंट जाफर नहीं संभाल पाया। अंग्रेजों को लगा कि जाफर हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसका जो दामाद है मीर कासिम को उन्होंने सामने रखकर राजा बना। तो 3 साल बाद मीर कासिम राजा बने, जो कि बहुत योग्य है। तो क्वेश्चन बनता है कि अलीवर्दी खान के बाद सर्वाधिक योग्य कौन था, जाफर, कासिम या सिराज? तो आप आंसर देंगे मीर कासिम सर्वाधिक योग्य है, जाफर से भी ज्यादा, ठीक है। एक अच्छा प्रश्न है, इसी कासिम के समय में मुगल एम्पर शाह आलम ने बिहार पर अटैक किया था। क्या हुआ था? शाह आलम की सेना को हारना पड़ा, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि मीर कासिम को इसके बदले में क्या करना पड़ा, कंपनी के लोगों को पैसा देना पड़ा। पहले से भी देख रहा था वो, उसकी समझ में आ गया कि अंग्रेजों से अगर मुक्ति पानी है और पाना जरूरी है तो यहाँ से निकलना चाहिए। इन सब उद्देश्यों से उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लगा दी, बिहार के मुंगेर, ठीक है। क्योंकि नवाब था तो कंपनी डायरेक्ट कुछ कह नहीं पाई, लेकिन कंपनी समझ गई कि नवाब हमारे हाथ से निकल रहा है। ठीक है, और क्या किया नवाब ने, दस्तक के दुरुपयोग को फिर से बंद करा दिया। जो काम सिराज कर रहा था वही काम वो जाफर ने शुरू कर दिया, कंपनी नहीं चाह रही, ठीक है। उसने भारतीय व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जो कंपनी को अच्छा नहीं लगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। आपको यहाँ याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया कि इस समय उसने एक हथियार, एक आर्टिलरी, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाई, वो कहाँ लगाई? तो आपको आंसर देना है मुंगेर में लगाई, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे। तो झगड़े हुए हैं, झगड़े का परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि फिर से जवाब नवाब कौन होगा, जाफर होगा। तो कलकत्ता में कौन बैठने लगा, जाफर बैठने लगा, और मुंगेर में कोशिश कर रहा है कासिम कि वापस सत्ता आ जाए हाथ में। इसलिए उसने कहा कि अब जो सेना थी वो तो उसके हाथ में चली गई। उसने कहा कि एक नया एलाई बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं, सैन्य गठबंधन बनाने का प्रयास किया। कौन कौन ले लिया उसने, शाह आलम को ले लिया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को ले लिया और खुद शामिल हो गए। इस तरह से 3 आर्मी मिलकर अंग्रेजों को चैलेंज देने वाली है, ठीक है यहाँ तक। और इसी चैलेंज को आप कहेंगे बैटल ऑफ बक्सर। इसी युद्ध को क्या बोला जाएगा, बैटल ऑफ बक्सर। डेट लिखेंगे 23 अक्टूबर 1664।
ओके, चलिए बक्सर कहाँ है? बनारस के पास। कौन आया अंग्रेजों के ऊपर लड़ने के लिए? हेक्टर मुनरो, क्योंकि क्लाइव इस समय इंग्लैंड गया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी मीर कासिम का खिलाफ क्या होगा? कुछ लोग धोखा देंगे। कौन है वो? दो लोग, असद खां और साहूमल। इनको आप याद रखें तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ? बक्सर का युद्ध जीत लिया गया। ठीक है, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होंगे? शाह आलम, अवध के नवाब, सब कोई अंग्रेजों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। ठीक है, अंग्रेज इनसे क्रमशः क्या करेंगे? संधियां करेंगे, और उन संधियों को किस नाम से जाना जाएगा? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इन ट्रीटीज के प्रोविजंस को आपको लिखना है, लेकिन तब तक याद रखना क्लाइव वापस आ गया है। तो हेक्टर मुनरो वॉर लड़ रहा है, लेकिन संधियों को साइन कौन करेगा? क्लाइव। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि 2 बार गवर्नर कौन बना कलकत्ता से? तो आंसर होगा क्लाइव। और क्लाइव ने नवाब को और मुगल एम्परर को नहीं मारा, बल्कि उनसे संधियां की। इलाहाबाद की पहली संधि, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कौन है? मुगल एम्परर है। याद रखना 12 अगस्त को हुई। पहला प्रोविजन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू के राइट कंपनी के पास आ गए। रेवेन्यू राइट का मतलब यहाँ से टैक्स लेने का अधिकार अब उनके पास। ठीक है, कंपनी ने अवध के नवाब से 2 किले ले लिए, कड़ा और मानिकपुर, और किसको दे दिए? मुगल एम्परर को दे दिए। याद रखना, इस संधि में आपको लिखना है कि अंग्रेजों को क्या मिला और अंग्रेजों के बाद मुगल एम्परर को क्या मिला, ये दिखाना है। कंपनी को मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू के राइट। मुगल एम्परर को मिला 2 किले, कड़ा और मानिकपुर, और उसने बंगाल के एम्परर को, नजमुद्दौला को कहा कि वो अब राजा बन सकता है। नजमुद्दौला कौन है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, मीर जाफर का अंडर एज सन है। इस समय तक मीर जाफर भी मर चुका है। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि बंगाल को उन्होंने जीता जरूर, लेकिन बंगाल को अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि नजमुद्दौला के थ्रू बंगाल को कब्जे में रखा। तो नजमुद्दौला को ध्यान रखिएगा। और क्या मिला मुगल एम्परर को? 26 लाख रुपए की पेंशन मिली। ठीक है, अभी ठीक नहीं, अभी आपको कुछ चीजें और नोट करनी है जो स्लाइड में नहीं है, और वो है कि किस युद्ध के द्वारा कंपनी भारत में प्रवेश करती है और किस युद्ध के द्वारा कंपनी भारत में या बंगाल में स्थापित हो जाती है। तो प्रवेश करने का काम प्लासी से हुआ, और कंपनी की स्थापना बंगाल में बक्सर युद्ध से होती है। याद रखिएगा, थ्रेशोल्ड प्लासी है, इस्टेब्लिशमेंट बक्सर। ठीक है,
इलाहाबाद की दूसरी संधि भी होगी, वो अवध के नवाब के साथ होगी। तो वो अवध को जब पढ़ेंगे तब तैयार करेंगे भैया, ठीक है। अभी अवध को तैयार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से हमें अभी मैटर तैयार करना है, कौन सा? बक्सर का युद्ध। तो उस युद्ध से पहले क्वेश्चन बनता है प्री के हिसाब से, आप लोग नोट कर लें। मीर कासिम से कंपनी को क्या क्या मिला? राजा बनने के बाद मीर कासिम ने कंपनी को क्या क्या दिया? क्योंकि भाई जाफर को डॉक्टर कासिम को बनाना है ना, तो कासिम कुछ तो देगा बदले में। तो आप लिखेंगे कासिम ने नवाब कंपनी को 3 गांव की एरिया की जमींदारी के राइट दिए थे। ये सारी कहानी बक्सर के युद्ध से पहले की है। तो लिखेंगे वो 3 एरिया कौन कौन से हैं? चटगांव बांग्लादेश में आज के समय में, मिदनापुर और वर्धमान। ये हमने फ्री में नहीं लिखा है, या नोट कर दें। दूसरा सिलहट, असम में चूने के व्यापार में, चूना समझते होंगे, लाइन, चूने के व्यापार में कंपनी को आधा मुनाफा दिया, प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट शेयर किया चूने के व्यापार में। और तीसरा, कंपनी को दक्षिण भारत में युद्ध जीतने के लिए 5 लाख रुपए दिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे अच्छे से। ठीक, तो हेडिंग बनेगा बक्सर का युद्ध। फिर से आप मेंस की दृष्टि से लिखेंगे कारण, युद्ध में भागीदारी करने वाले लोग, परिणाम और प्लासी से तुलना। ठीक, कारण, कंपनी द्वारा दस्तक का मिसयूज। दूसरा, कासिम द्वारा भारतीय व्यापारियों को भी मुक्त व्यापार की अनुमति देना, चुंगी मुक्त व्यापार, क्योंकि इससे कंपनी के घाटे बढ़ने लगेंगे, कंपनी को फाइट मिलेगी। तीसरा, मीर कासिम का कंपनी से मुक्त होकर शासन करने की इच्छा। कासिम चाहता है कि कंपनी से दबाव से मुक्त रहकर शासन चलाए। तीसरा, राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित, ट्रांसफर करना। ठीक है, और कासिम का अन्य शक्तियों के साथ अलायंस बनाना। अन्य शक्तियां कौन है? शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन कारणों को आप लिखेंगे। परिणाम लिखेंगे, सॉरी, भागीदारी किसने की? एक तरफ संयुक्त सेना थी, ज्वाइंट आर्मी थी। कौन कौन था उस आर्मी में? मुगल एम्परर की
और अवध के नवाब की सेना, ये दोनों खुद नहीं लड़े बल्कि उनकी सेना लड़ी। और तीसरी सेना खुद मीर कासिम की थी। इन तीनों सेनाओं को मिलाकर लगभग 50,000 सोल्जर्स मीर कासिम के पास थे, जबकि कंपनी के पास केवल 7027 लोग ही थे लड़ने के लिए। ठीक है, ये वास्तविक रूप से बैटल था। बैटल का मतलब प्लासी की तरह इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ। चलिए, हम कंसिक्वेंसेस की बात कर रहे थे, परिणामों की बात कर रहे थे। तो पॉलिटिकल परिणाम क्या हुआ? पहला, इस युद्ध के बाद भारत में कंपनी को चुनौती देने के लिए कोई बड़ी शक्ति नहीं बची, कोई बड़ी शक्ति नहीं बची, जो कि बंगाल के नवाब, जो कि अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे और मुगल एम्परर हो सकते थे। लेकिन यहाँ तीनों को एक साथ समाप्त कर दिया। तो क्या लिखेंगे? एक ही झटके में कंपनी को भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा जो मजबूत चुनौती दे सकता था। ठीक है। दूसरा, कंपनी की भारत और विश्व में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पावर। तीसरा, इसको हम अलग से समझेंगे, अभी केवल लिखेंगे बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट इन बंगाल। ठीक है। मिलिट्री रीजन कॉन्सिक्वेंसेस लिखेंगे। इसमें अंग्रेजों की मिलिट्री सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हुई, क्योंकि लड़ने का मौका मिला इसमें, और केवल 7,000 लोगों ने 50,000 लोगों को हरा दिया। तो पहली बार अंग्रेजों ने इतने बड़े लेवल पर भारत में मिलिट्री यूज किया, इतनी बड़ी सेना के खिलाफ, और वो जीते थे। तो इससे उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश होती है। इससे कंपनी ने अपने हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में अपनी स्थिति को और मजबूत किया, जैसे रेड सी में, मालदीव में, श्रीलंका में और मलक्का में। रेड सी, मालदीव, श्रीलंका, मलक्का इत्यादि। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या थे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के रेवेन्यू के राइट सबसे मजबूत, सबसे बड़ा कंसिक्वेंस था। ठीक है। इसके बाद बंगाल के क्षेत्र में, पूरे बिहार बंगाल के क्षेत्र में हर तरह के व्यापार पर कंपनी को बिना टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इससे कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते रहे और भारतीयों के प्रोडक्ट्स महंगे हुए। इस स्थिति ने भारतीय हस्तशिल्प, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है। द्वैध शासन ने कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाया, जिससे उनके लैंड रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ, उनका भू राजस्व बढ़ने लगा, व्यापार में वो और ताकतवर बने। लेकिन इससे भारतीयों के कृषि और व्यापार पर निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया, यानी विकास कार्य नहीं हुआ। और हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हुआ ये काम। सोशल कंसिक्वेंसेस क्या है कि अब भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से
कई अन्य समस्याएं शुरू हो जाएंगी। धन के निष्कासन से गरीबी, बेरोजगारी, किसानों का पतन और उनकी जो क्रय शक्ति है भारत की जनता की, खासकर बंगाल की जनता की, वो कम हो जाएगी। इससे अकाल जैसे समस्याएं शुरू होंगी, क्योंकि माना जाता है कि ये अकाल 1770 में आएगी और मैन मेड ज्यादा थे कंपैरेटिवली नेचुरल। ठीक है, ये हैं आपके बक्सर का युद्ध। तो एक तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि बक्सर के युद्ध के बारे में बताएं, लिखेंगे आप जो मैंने लिखा है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि प्लासी का अधूरा निर्णय बक्सर में पूरा हो गया, या कंपनी को प्लासी में जो मिला वो अधूरा था, बक्सर में ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी से क्वेश्चन दूसरा बनता है कि अगर बक्सर में युद्ध नहीं होता या अंग्रेज नहीं जीतते तो प्लासी की घटना एक छोटा सा संघर्ष बनकर रह जाती। ठीक है, तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। आज बंगाल हो गया है, मराठा हो गए हैं, लेटर मुगल्स हो गए हैं। ठीक है, तो छोटे राज्य और पंजाब और बचा है, तब हमने मैसूर भी तैयार कर लिया है, तो कल छोटे राज्य और पंजाब बचा है, कल उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा। आप आराम से तैयारी करें। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ लें, अन्यथा फिर कल मिलते हैं। नहीं है डाउट, अच्छी बात है। कल सब लोग आंसर लिख के दिखाएंगे अपना। 2 दिन से कई लोगों ने आंसर लिख के नहीं दिखाया है अपना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।